जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर पे। तो दोस्तों क्लास 11 चैप्टर जो है वो 5 ज्योग्राफी का आज हम करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो है वो 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो है चैप्टर 5 से हम जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे, जो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए जो है वो मिलेगा। क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन कराते हैं वो जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कराते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो इसके वीडियो में जो है हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। एक तरह से आपके लिए टेस्ट रहेगा, तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपके 20 में से जो है कितने मार्क्स आते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? ऑप्शन निक्षेप, बी ज्वालामुखीयता, सी पटल विरूपण, डी अपरदन। तो अनुक्रमिक प्रक्रिया है, कौन सी है? तो अपरदन जो है एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? ऑप्शन है ग्रेनाइट, बी क्वार्टर्स, सी मिट्टी, डी लवण। तो जल योजन प्रक्रिया जो है निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है? तो वो प्रभावित करती है लवण को। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपक्षय किसके लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया है? बादल निर्माण के लिए, मृदा निर्माण के लिए, जल निर्माण के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो अपक्षय जो है किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो वो है मृदा निर्माण के लिए। मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है? अपक्षय या अपरदन द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अपक्षय का रूप है? भौतिक, ऑप्शन बी रासायनिक, ऑप्शन सी जैविक, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो अपक्षय का जो रूप है वो भौतिक भी है, रासायनिक भी है, जैविक भी है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, भौतिक अपक्षय के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ऑप्शन ए तापमान, बी आर्द्र वायु, सी जीव जंतु, डी मनुष्य। तो भौतिक अपक्षय के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है तापमान। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दो महत्वपूर्ण तत्व जलवायु से संबंधित है? ऑप्शन है आर्द्रता एवं वर्षा, बी तापमान एवं वर्षा, सी वायु दाब एवं हवाएं, डी लवणता एवं तापमान। तो दो महत्वपूर्ण तत्व जो जलवायु से संबंधित है वो हो जाएगा तापमान एवं वर्षा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मृदा निर्माण किस प्रक्रिया से संबंधित? ऑप्शन ए अपक्षय, बी अपरदन, सी निक्षेप, डी परिवहन। तो मृदा निर्माण किस प्रक्रिया से संबंधित होता है? तो वो अपक्षय से संबंधित होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपक्षय शीत प्रदेशों में क्रियाशील नहीं होता है? ऑप्शन है भौतिक अपक्षय, बी जैविक अपक्षय, सी रासायनिक अपक्षय, डी इनमें से सभी। तो कौन सा अपक्षय जो शीत प्रदेशों में क्रियाशील नहीं होता है? तो वो हो जाएगा भौतिक अपक्षय। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अपरदन का कार्य नहीं है बल्कि परिणाम है? ऑप्शन ए परिवहन, बी स्थलाकृतियां, सी विस्थापन, डी निक्षेपण। तो कौन सा अपरदन का कार्य नहीं है? तो हो जाएगा विस्थापन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ऑक्सीडेशन का सर्वाधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर होता है? ऑप्शन ए चूना पत्थर पर, बी लौह खनिज पर, सी ग्रेनाइट चट्टानों पर, डी आग्नेय चट्टान पर। तो ऑक्सीडेशन का जो सर्वाधिक प्रभाव निम्नलिखित में से जो होता है वो होता है लौह खनिजों पर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है? ऑप्शन है जल योजन, बी ऑक्सीकरण, सी कार्बोनेशन, सी हिमकरण एवं पिघलन। तो निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक जो है वो अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है? तो वो है हिमकरण एवं पिघलन जो है वो रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए जल योजन, बी ऑक्सीकरण, सी कार्बोनेटीकरण, डी वियोजन। तो लोहे में जंग लगने की जो प्रक्रिया वो कहलाती है ऑक्सीकरण। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मृदा निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? ऑप्शन ए जलवायु, बी स्थलाकृति, सी जीव पदार्थ, डी जनकशैल। तो मृदा निर्माण के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है जनकशैल। कौन है? जनकशैल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक अपक्षय में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है? ऑप्शन ऑक्सीकरण, बी कणिकामय,
विघटन, सी बृहद क्षरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक अपक्षय में निम्नलिखित में से जो है वो किसे शामिल किया गया है, तो ऑक्सीकरण को, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृतिक प्रक्रिया का कारक नहीं है, ऑप्शन ए बहता हुआ जल, बी भूकंप, सी पवन, डी हिमनद। तो भू आकृतिक प्रक्रिया का जो कारक नहीं है वो हमारा हो जाएगा भूकंप, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, शैलों का टूटकर अपने स्थान पर पड़े रहना क्या कहलाता है, ऑप्शन ए अनाच्छादन, बी अपक्षय, सी अपरदन, डी अनावृत्तिकरण। तो शैलों का टूटकर अपने स्थान पर पड़े रहना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है अपक्षय, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तल संतुलन बल के अंतर्गत किसे सम्मिलित किया जा सकता है, ऑप्शन ए है अंतर्जनित बल, बी बहिर्जनित बल, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो तल संतुलन बल के अंतर्गत जो सम्मिलित किया जाता है वो किया जाता है बहिर्जनित बल को, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की जलवायविक दशाओं में अपरदन अत्यधिक तीव्र गति से होता है, गर्म एवं आर्द्र, ठंडी व शुष्क, गर्म एवं शुष्क, ठंडी व आर्द्र। तो इसका आंसर हो जाएगा गर्म एवं आर्द्र जलवायु दशाओं में अपरदन अत्यधिक तीव्र से होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, धरातल पर अपरदन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर के कम होने को क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए है तल संतुलन, बी बृहद क्षरण, सी अपरदन, डी अपक्षय। तो धरातल पर अपरदन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर कम होने को क्या कहा जाता है, तो वो तल संतुलन कहा जाता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इस वीडियो का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, स्थल रूपों को प्रभावित करने वाले बहिर्जनिक बल के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं करते हैं, ऑप्शन ए है जल, बी वायु, सी हिम, डी भूकंप। तो स्थल रूपों को प्रभावित करने वाले बहिर्जनिक बल के अंतर्गत जिसे सम्मिलित नहीं किया जाता है वो होता है भूकंप। कौन होता है, भूकंप। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, और इसका पीछे का चैप्टर का अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे ऑलरेडी जो है अपलोडेड है, तो आप जाके देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मैंने कितना क्वेश्चन कराया है, 20 कराया है। तो 20 में से आपके कितने सही हुए हैं तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। और बाकी के जो क्वेश्चन बच गए हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में। इसमें टोटल जो है आपका 50 क्वेश्चन है, तो मुझे 25 वैसे कराना चाहिए था, पर मैंने 20 ही कराया। चलिए अब कोई बात नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।